नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया है। ये सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा होगा। मदरसों का सर्वे क्यों कराया जा रहा है और इससे क्या हासिल होगा, इसे लेकर यूपी सरकार के मंत्री ने सफाई भी दी है। लेकिन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को ये छोटा NRC लग रहा है। असम में भी अवैध मदरसों पर हिमंता सरकार की गाज गिरी है। वहां अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया है। इसे लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर घमासान छिड़ गया है। योगी सरकार ने प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया है। ये सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा होगा और 25 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारियों को सर्वे की रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये सर्वे मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए है। एक सर्वे है ताकि हमें ग्राउंड की एक एग्जैक्ट रिपोर्ट मिल जाए कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, और कोई भी हम योजना बनाएं, कोई भी पॉलिसी ले आए, तो उन योजनाओं का लाभ सीधा उन बच्चों को भी मिले। मदरसों के सर्वे का आदेश होते ही इस पर सियासी पारा भी गरमाने लगा है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मदरसों का सर्वे कराने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस सर्वे के जरिए मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। ये बीजेपी ने ओवैसी की शंका पर ही सवाल उठा दिया है। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते। ओवैसी साहब जो है, उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा है। वो भारत में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको धर्म और जाति के नाम पर उठाने का काम करते हैं। ओवैसी साहब को इसलिए शंका हो रही है, उनको दिक्कत इसलिए हो रही है कि वो देख रहे हैं कि मुस्लिम आज शिक्षित हो रहा है, मुस्लिम तरक्की पसंद हो रहा है। तो ये जब मुस्लिम शिक्षित हो जाएगा तो उनकी जो उल्टी सीधी बातें हैं उसको सुनना बंद कर देगा। तो उनकी जो राजनीति की दुकान है वो बंद हो जाएगी। इधर असम में मदरसों पर दूसरी तरह का एक्शन हो रहा है। असम सरकार पिछले 1 महीने में 3 अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला चुकी है। हिमंता सरकार ने ये कार्रवाई आतंकवादियों से कनेक्शन वाले 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद की है। उनका कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। If we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. असम सरकार के एक्शन पर AIUDF ने ऐतराज जताया है। लेकिन why only madrasa is targeted? क्या ये जिहादी आज आसाम में भी जो भी है वो सिर्फ मदरसों से रिलेटेड है? कोई और जगह से नहीं हो सकते? क्यों उसको इग्नोर करते हैं? सवाल ये है कि मदरसों के सर्वे पर इतना हंगामा क्यों मच रहा है? सर्वे के पीछे योगी सरकार का इरादा अच्छा है तो इसमें ओवैसी जैसे नेताओं को दिक्कत क्यों हो रही है? या क्या ये एक सियासी पैंतरा है जिसके जरिए मुसलमानों पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है? चलिए तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य कमर अली साहब, AIMIM के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी, इस्लामिक स्कॉलर अलीमुद्दीन असादी साहब, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमर अली साहब, बिल्कुल छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं कि आपको भी ये छोटा NRC लग रहा है? देखिए, ये पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों का आज तक सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। बात शुरू करना होगी 2014 से, जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने। उन्होंने सफा कहा कि मुसलमान को हम वोट बैंक नहीं समझते, हमें मुख्य धारा में लाना है।
उनका अपना उद्देश्य था कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप। 8 साल से मुस्तकिल माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी जब से इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं 5.5 साल हो गए हैं और 5.5 सालों में वो मुसलमानों के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास इस समय जो मदरसों का रजिस्ट्रेशन है वो 16,513 का रजिस्ट्रेशन है। 558 मदरसे हमसे योगदान जिसे कहते हैं ग्रांट ले रहे हैं। उसमें से मेरे पास 52 बच्चियों के मदरसे हैं। तो बराबर अच्छी तरीके से मदरसे चल रहे हैं। जो मदद लेना चाहते हैं उनको हम मदद दे रहे हैं। मुस्तकिल चल रहा है। 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में उनके टीचरों के अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं। और लगातार हमारी हुकूमत का प्रयास होता है कि मुसलमानों को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। वो हमेशा ये प्रयास चिंतित रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि मुस्लिमों को वोट बैंक ना समझा जाए। आपने देखा एक अबरार हुसैन साहब हैं जो मदरसे के पढ़े हैं, अभी गवर्नमेंट जॉब में आए हैं। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आप ये बताइए आपको कोई रिश्वत तो नहीं देना पड़ी, आपके साथ कोई तकलीफ तो नहीं, आपका चयन कैसा हुआ? उनका पाकिज़गी के साथ मेरा चयन हुआ है, बाकायदा मुस्लिम मुख्यधारा में आ रहा है। दरअसल ओवैसी साहब को ये खलता है कि मुसलमानों को मुख्यधारा में योगी जी, मोदी जी कैसे ला रहे हैं, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ ये रहता था सिर्फ दीनी तालीम दिलाइए, दुनियावी तालीम नहीं दिलाइए। यहाँ तक कि हम जिनकी उम्मत में हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम हैं, उन्होंने सफ़ा सफ़ा कहा है कि तुम्हें अगर दीनी तालीम लेने के लिए और दुनियावी तालीम लेने के लिए अगर तुम्हें चाइना भी जाना पड़े तो तुम चाइना जाना। तो ये सुन्नत मानते हैं, हमारे नबी को मानते हैं, लेकिन उनकी सुन्नतों को नहीं मानते, उनका अमल नहीं करते हैं। ये भूल जाते हैं कि दुनियावी तालीम लेने के लिए जब चाइना का जिक्र किया गया है, आप बताइए दुनियावी तालीम का क्यों जिक्र किया गया चाइना में जाने के लिए हमारे नबी ने फरमाया है? तो ये उस बात को क्यों नहीं मानते हैं? ये इस्लाम के जो ठेकेदार बनते हैं ये इस्लामी को नहीं मानते हैं। अगर आज की तारीख में योगी सरकार अगर सर्वे करा रही है, आप एक बात बताइए, जो रिक्शे वाला है, पंचर वाला है, भीख मांगने वाला है, टायर बनाने वाला है, मोटर मैकेनिक है, वो बच्चा उसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो नहीं पढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी मदरसे में 2 रुपया नहीं लिया जाता, बच्चे की फीस नहीं ली जाती है। वो बच्चा आज अगर मुख्यधारा में जुड़ के अगर एजुकेशन फ्री पा रहा है, एक वक्त का अगर खाना फ्री पा रहा है मदरसे में, तो इनके पेट में जलन क्यों हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को चिंतित हैं कि सर्वे कराइए, सर्वे करा के आप देखिए कि उनका एजुकेशन का स्तर क्या है। हमें उनको मुख्यधारा में लाना है। मुख्यधारा में लाने के लिए मुसलमान के लिए जो है, इस वजह से सर्वे हो रहा है। ठीक है अली साहब, वैसे तो मुझे लग रहा है कि जो बात आप बोल रहे हैं उसके बाद मैं आगे क्या बहस को ले जाऊं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर AIMM के प्रवक्ता हैं पवन अम्बेडकर साहब, अब कमर अली साहब को तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं और यही परिषद का भी बयान होगा जो इन्होंने बोला है, तो फिर आप लोगों को क्या तकलीफ है? विपिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कमर साहब के सवालों का भी जवाब दूंगा। मैं ओपनिंग रिमार्क्स आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला बिंदु यह है कि शासन की मंशा क्या है, मोटिव और इंटेंशन क्या है उत्तर प्रदेश में सर्वे कराए जाने का मदरसों का। दूसरी बात है, इन मदरसों के सर्वे होने के बाद जो डेटा कलेक्शन होगा, उस डेटा कलेक्शन का क्या यूज किया जाएगा, यही एक बिंदु है जहां से सस्पिशन और एप्रीहेंशन शुरू होता है। हमारा मुख्य बिंदु यहां से शुरू हो रहा है। कमर साहब ने बड़ी बातें कही, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझाना चाह रहा हूं। जो मदरसे की ये बात कर रहे हैं, 16,000 से ज्यादा जो मदरसे हैं, वो मदरसे इस एक्ट के माध्यम से चलाए जाते हैं और वो एक्ट है हमारा उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल एक्ट 2004 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसके आधार पर 16,000 से ज्यादा जो मदरसे इस समय पर हैं, और इसको लेकर के एक गाइडलाइन जारी की गई है। मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑथेंटिक स्टेटमेंट है। इनके कंट्रोल के लिए, in order to control all the recognized madrasas located in the state, the provisions contained in the UP government Arabic and Persian madrasa recognition and administration service regulations के बेसिस पर 2016 का ये रेगुलेशन है, इसके बेसिस पर ये मदरसा रेगुलेट और कंट्रोल किए जाते हैं। अब दूसरा बिंदु आ रहा है, कबर साहब अपने शायद इस्लामिक हिस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं। जिन मदरसों को अनरिकॉग्नाइज्ड कहा गया है, वो मदरसे इस देश में आर्टिकल 26
28 और आर्टिकल 30 के माध्यम से इस्टेब्लिश करने का राइट है रिलीजियस माइनॉरिटीज को। मैं समझ गया आपकी बात अम्बेडकर साहब, नहीं मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो सारी बातें ठीक हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी बने होंगे, लेकिन अगर उनका सर्वे हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? यस, अब मैं मुख्य बिंदु पे आता हूँ। सर्वे का आधार क्या है? सर्वे का आधार है एक एप्रीहेंशन क्रिएट करना, जिससे जो मंशा शासन की दिख रही है वो मंशा, कौन सी मंशा? यस, मंशा ये है कि क्या सर्वे के बाद सारे इंस्टीट्यूट जो मदरसे के हैं उनको डिमोलिश किया जाएगा, क्या वहां के टीचर्स को जो है भगाया जाएगा? ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो फिर थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सोच लिया। नो, मैंने नहीं सोचा। नहीं तो कैसे, किस आधार पर आपको ये मंशा लग रही है? ये आपको कैसे पता? यस, अब इसका आधार सुनिए। इसका आधार है कि उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा वेद पाठशालाएं हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, अनऑथराइज्ड है, जो उत्तर प्रदेश की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, पूरे देश की नहीं। 100 से ज्यादा वेद पाठशालाएं हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड पढ़ाने का काम करते हैं। और इस देश में सबसे बड़ी अनरिकॉग्नाइज्ड, अनऑथराइज्ड अगर कोई संस्था है वो है आरएसएस, जिसकी ऑफशूट विंग्स उस देश में हिंसा फैलाने का काम करती हैं, इस देश में हेट स्पीचेस का काम करती हैं। इनके ऊपर सबसे पहले सर्वे का काम होना चाहिए। नहीं, देखिए ये आप दूसरी तरफ ले गए। आपने ये नहीं बताया कि आपकी मंशा के आधार क्या है। ये तो आपने दूसरी चीजों पे आरोप लगा दिया कि वेदशालाएं हैं और आरएसएस सबसे खराब संस्था है, वो बात अलग हो गई, उस पर तो अभी हम बहस नहीं कर रहे। लेकिन आपकी जो मंशा है इसका आधार आपने बताया ही नहीं। ऐसे कैसे तोड़ दिया जाएगा? ये मेरी मंशा नहीं, शासन अपनी मंशा, पर ये मंशा का कोई आधार तो हो। नहीं अम्बेडकर साहब, चलिए मैं जाता हूं। शिवम त्यागी हाथ उठा रहे थे। शिवम त्यागी, क्या सिर्फ एक मंशा मन में बना लेने से कि अगर ये सर्वे हो रहा है और इसका आधार ये है कि ये तोड़ दिए जाएंगे, ये नष्ट कर दिए जाएंगे, और उन्होंने आखिरी में वो क्या आरएसएस की बात की मेरे समझ में नहीं आई, दूसरी तरफ चली गई शायद, लेकिन क्या इस तरह की शंका का कोई आधार हो सकता है? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक बड़ा हास्यास्पद स्टेटमेंट दिया पवन राव अंबेडकर जी ने, और ये स्टेटमेंट दिया गया मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली के लिए कि आप शायद इस्लाम नहीं समझते। वाह वाह मेरे देश, मतलब पवन अंबेडकर इस्लाम समझते हैं क्योंकि वो AIMIM से हैं, और जो सदस्य हैं मदरसा बोर्ड के वो इस्लाम नहीं समझते। गजब हिपोक्रेसी है भाई। बहरहाल ठीक है, चलिए आपकी मजबूरी हो सकती है। दूसरी बात ये, आर्टिकल 30 का ढोल इस देश में लगातार कल से असदुद्दीन ओवैसी जी लगातार बजा रहे हैं। आर्टिकल 30 के तहत हमें ये स्वतंत्रता है, ये मान लिया, लेकिन आप इस देश को जो नहीं बता रहे हैं वो ये कि प्लीज हाँ बोलने दीजिए, अभी सबका नंबर आएगा। ऑब्जेक्ट टू एवरीथिंग, बट अभी पवन जी रुकिए, आपसे तो 1 to 1 में 3-4 सवाल हो गए। मैं उनको गाली दे रहा हूं, मैं उनके लिए अपशब्द बोल रहा हूं। अरे पवन जी शांति के साथ, बिल्कुल आराम से पूरी बातचीत हो रही है, क्यों बीच में टोका टाकी? जब आएगा तो वो भी वक्त आएगा आगे, अभी उनको बात तो रखने दीजिए। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। आर्टिकल 30 छोड़िए, इस देश में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर मेरे देश में कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की, इंटरनल सिक्योरिटी की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, प्रोवाइडेड राइट टू लाइफ, और एक और है आर्टिकल 20 और 21। बस वो 2 एब्सोल्यूट है, बाकी कुछ एब्सोल्यूट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। मदरसे को लेकर कहा गया कि इनको रेगुलराइज किया जा रहा है, और बात की जाती है कि ठीक है भाई इनका सर्वे कराया जाना चाहिए। जाहिर है इस देश को याद होगा कि किस तरीके से मुस्लिम छात्राओं के लिए इस देश के प्रधानमंत्री ने सब्सिडी की बात कही, तमाम उन चीजों की बात करी। इस देश ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखी होगी। एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के मुसलमानों का हाल इस देश के दलितों से भी बुरा है। और आज जब इस देश की सरकार उनके लिए काम करने की बात करती है, जो कथित तौर पर ओवैसी के वोटर हैं या अखिलेश यादव के वोटर हैं, कथित तौर पर, या कांग्रेस के वोटर हैं, अगर उनके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन ये खुश नहीं है, ये डर रहे हैं, ये नर्वस हैं, ये भड़क रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर मुसलमान पढ़ लिया तो वो इनकी राजनीति में नहीं आएगा, अगर मुसलमान पढ़ लिया तो वो देश के लिए काम करेगा। अब मैं उस आधार की बात करता हूं जिस आधार को मैं लगातार कह रहा था, मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा।
आप अभी कुछ दिनों पहले 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में से सैफुल्ला नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया जो 2019 से 2020 के बीच इटावा के एक मदरसे में पढ़ा रहा था। उसका काम था कि इस देश में फिदाइन बनाए जाएं, गुजरात में जाकर जो अपने आप को बम में बांधकर बम फोड़ लेते हैं। उसको पकड़ा नहीं जाता तो इस देश के लिए क्या होता। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब ये असम में जब ये बेदखली ड्राइव चल रही थी तो वहां पर 3 आतंकवादी पकड़े गए। वो तीनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते थे और उनका भी काम यही था। इससे कुछ दिन पहले अभी गुजरात में यही काम हुआ। अभी कुछ दिनों पहले एनआईए ने इसमें उत्तर प्रदेश में देवबंद में जाकर एक मदरसे पर छापा मारा। वहां पर एक रोहिंग्या बच्चा मिला जो 6ठी क्लास में मदरसे में पढ़ रहा था जी। और उसके बाद जब उसका पता किया गया तो वो एक केस में ऑलरेडी वांछित था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस देश के बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में, उनको सिक्योरिटी का भी अधिकार है। कोई बाहर का आदमी उनको बरगलाए ना, इस बात का भी अधिकार है। बेहतर शिक्षा ले, इस बात का भी अधिकार है। उनके हाथ में कंप्यूटर हो, इस बात का भी अधिकार है। इस देश की सरकार को अधिकार है कि वो इस देश की नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करे। और अगर कोई इस तरह की घटना कर रहा है तो निकालकर बाहर फेंक दे। इसमें ओवैसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको दिक्कत इसलिए है कि ओवैसी आज के जिना है। जिना जिस तरीके से 47 से पहले देश में खुल्लम खुल्ला देश का विरोध करते थे, ये आज इसी तरीके से आतंकवाद और स्लीपर सेल्स का सपोर्ट करते हैं। ठीक है शिवम जागे, ठीक है शिवम जागे। नहीं मैं आता हूं, पवन जी आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले असादी साहब के पास जा रहा हूं। बहुत देर से कुछ बोलना भी चाह रहे हो, सवाल के साथ जा रहा हूं। देखिए असादी साहब, ठीक है एप्रीहेंशंस हो सकते हैं, सबको बहुत सारी बातें लग सकती हैं, लेकिन क्या ये आदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से आया है? ये आदेश योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट से आया है इसलिए ये खराब है, या वाकई में इसमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है? गलत देखिए भट्ट साहब। हाँ जी, मेरी आवाज चली गई। जी नहीं आ रही है, बोलिए सर। मैं ये भट्ट साहब मैं ये कहता हूँ, शुभम त्यागी बड़े अच्छे ढंग से बात को घुमा फिरा कर रहे थे, इस्लाम को बदनाम कर रहे थे। इस्लाम के जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। ये माफ़ी मांगनी चाहिए शुभम त्यागी को। एक तरफ तारीफ कर रही है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की, माननीय योगी जी की, और दूसरी तरफ सवाल खड़े कर रहे हैं मदरसों पर। ये जो शिक्षक है, अगर कोई वहाँ आतंकवादी पकड़ा जाता है, अगर वो वाकईतन आतंकवादी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मुसलमान उसके हक में आवाज नहीं उठाएगा, उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। दूसरी बात, अगर मुसलमान बच्चे मदरसों में तालीम पा रहे हैं, उठा तो रहे हैं ना, अभी सुनिए ना, आप भी उठा रहे हैं। अच्छा शिवम जी बोलने दीजिए असादी साहब भी तो उठा रहे हैं जी, बोलने दीजिए। हाँ सुन लेते हैं पहले। बोला नहीं हूं मैं, शुभम त्यागी बोला नहीं हूं, इसलिए मैं 4 महीने से टीवी पर गायब था कि आप जैसे प्रवक्ता आन के इस देश का वातावरण को बिगाड़ते हैं, इसकी संस्कृति को खत्म करते हैं, इसलिए मैंने आना बंद करा टीवी पर। आज मैं टीवी पर इसलिए आया हूं कि आप लोगों को जवाब दे सकूं। लेकिन बम मार रहे हैं आतंकवादी, फट रहे हैं आतंकवादी, माहौल खराब कर रहे हैं शिवम त्यागी, ऐसे कैसे चलेगा? कहां पढ़ना है ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा असादी साहब एक मिनट, शिवम जी असादी साहब एक मिनट असादी साहब, जो मेरा मूल प्रश्न था कि क्या ये सर्वे की बात आपको भी गलत लग रही है? छोड़ दीजिए अभी शिवम जी ने क्या कहा, आप ये बताइए मुझे। नहीं क्यों लग रही है? देखिए सर्वे की तरह हो तो कोई एतराज नहीं है। सुनिए भट्ट साहब, अगर आसाम के अंदर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, अभी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तफ्तीश नहीं हुई है, अगर उस पर मामलात में तहकीकात की जाती है, अगर वाकईतन वो उग्रवादी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आसाम में जिस तरह मदरसों को तोड़ा जा रहा है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं हजारों की तादाद में, ये कैसे मान लें हम? योगी जी और मोदी जी हमारे उत्थान की बात करते हैं, हमें बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं, हमारे जो धार्मिक बच्चे हैं उनको दुनियावी तालीम देना चाहते हैं, उनके हाथ में टेबलेट देना चाहते हैं, वो एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। हम कैसे मान लें इन बातों को जब हमारे मदरसे सुरक्षित नहीं होंगे? हमारे मदरसों में जो है उनको बुलडोजर के द्वारा ढाया जाएगा तो हम कैसे यकीन कर लें? तो असादी साहब अगर ये बुलडोजर नहीं चला होता तो ये बात आपको सही लग रही थी? नहीं, देखिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो तरीका है 2004 से मदरसा बोर्ड का कानून है, मदरसे पढ़ाते हैं, ये खुशी है उसमें, हमें ये अधिकार दिया गया है कि आप उसके धारा में आना चाहते हैं
या नहीं रहना चाहते, ये हमारा संविधानिक हक है। अगर हम मदरसों में एड नहीं लेते हुकूमत से, हुकूमत को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। जितने गुरुकुल बने हुए हैं उनको कितनी एड दी जाती है, किसी नहीं, लेकिन असादी साहब, हुकूमत को ये भी जानने का तो अधिकार है कि उसके देश में चलने वाली कोई भी संस्था, चाहे वो मदरसा हो या किसी तरह का स्कूल हो, अगर वो उससे मदद नहीं ले रही है तो वो कहां से मदद ले रही है, किस तरीके का अंदर माहौल है, कहां से पैसा आता है, बच्चों की स्थिति क्या है, ये सब तो किसी भी सरकार के लिए जानने की बात है। ये केवल सिर्फ मुसलमान के लिए क्यों होना चाहिए भट्ट साहब? नहीं, सबके लिए मैं कह रहा हूं। होनी चाहिए, ये सिखों के लिए भी होने चाहिए, ये ईसाइयों के भी होने चाहिए। जब जब टारगेट किया जाता है मुसलमान को, तब तब इलेक्शन की बात आती है। जब हिंदुस्तान में 3-4 प्रदेशों के इलेक्शन आ रहे हैं तो हमें खौफ दिखाया जाता है, हमें डराया जाता है। आज की तारीख में मुसलमान डरने वाला नहीं है। क्यों डरने वाला नहीं है? उसने बलिदान दिया इस मुल्क के लिए, ये मुल्क हमारा है। नहीं, देखिए ये तो बहुत आगे की, बिल्कुल उन सारी चीजों पे कोई चीज सवाल नहीं उठा रहा है, उन सारी चीजों पे। अबे दुबे साहब, क्या वाकई में ये ऐसी चीज है जिससे मुसलमान को डरना चाहिए? क्या ये जो भी सर्वे की बात आ रही है या असम की घटना है, वहां पर बुलडोजर चल गया, क्या ये सब डराने के लिए हो रहा है और फॉर इलेक्शन है? देखिए, कोई भी सर्वेक्षण किया जाता है, किसी भी विषय में किया जाता है, चाहे सरकारी एजेंसी करे या कोई निजी एजेंसी करे, उस सर्वेक्षण का एक मैंडेट होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। वो दिया जाता है एजेंसी को कि भाई आपको ये लक्ष्य हासिल करना है इस सर्वे के जरिए। तो मुझे नहीं पता है कि ये जो मदरसों का उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण हो रहा है, इसका मैंडेट क्या है, मुझे नहीं पता है। इसकी जो आलोचना कर रहे हैं वो भी इसके मैंडेट के बारे में नहीं बता रहे हैं। मैंडेट लिखित रूप से होता है। मैंडेट जो एजेंसी कर रही है, सरकार की एजेंसी भी कर रही है, तो सरकार का कोई विभाग होगा, बहुत आसानी से उस मैंडेट का पता लगाया सकता है। आज मुझे सुबह ही पता चला कि इस विषय के ऊपर चर्चा है। अगर मुझे 1-2 दिन पहले पता लगा होता तो मैं शायद इसके मैंडेट के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेता। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इस पे जो बहस होगी उसमें सर्वेक्षण के पक्ष में और विपक्ष में जो लोग हैं वो लोग कुछ इस मैंडेट की भी चर्चा करेंगे। अगर भट्ट साहब की तरफ से कुछ मैंडेट के बारे में जिक्र कर दिया जाता तब भी इसके ऊपर चर्चा करने में आसानी होती। पहली बात तो ये पता नहीं है कि सरकार का उद्देश्य क्या है। अगर सरकार का उद्देश्य केवल ये पता लगाना है कि मदरसों में कोई देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी गतिविधि तो नहीं हो रही है, कोई आतंकवादी गतिविधि तो नहीं हो रही, अगर ये पता लगाना है तो फिर मैं कहूंगा कि जो तो इसमें हमने जो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री का अब जो शुरू में रिपोर्ट चलाई और उनका जो उसमें बयान था, उसमें उन्होंने साफ कहा कि इसमें मदरसों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना है, मदरसों में बच्चों के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं उसका पता लगाना है, इस तरह की बातें उन्होंने कही। अब ये लिखित में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात उनके बयान के तौर पर थी। कोई उसी तरफ ले जा रहा हूं। जो उन्होंने बात की तो वो बात तो बहुत सुरक्षित किस्म की बात है, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। अगर केवल ये पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है तो फिर इस सर्वेक्षण के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या इसके अलावा भी कुछ है? अगर इसके अलावा भी कुछ है, अगर इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति खतरा देखा जा रहा है मदरसों में और कुछ इस तरह की बातें इसमें खोजने की कोशिश की जा रही है, तब तो फिर इसके ऊपर राजनीति होगी ही लाजमी तौर पर, उससे नहीं बचा जा सकता। बहस में भी होगी और सर्वेक्षण के बाद जो होगा उसके ऊपर ही राजनीति होगी। तो इसलिए सरकार को चाहिए था कि इन चीजों को अगर वो पहले ही से स्पष्ट कर देते कि भाई हम इसलिए सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात, अभी हाल ही में मेरे एक साथी अनुसंधानकर्ता ने जो मेरे प्रोजेक्ट में ही काम करते हैं, उन्होंने पता लगाया है कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले इस देश में लोगों को शिक्षा देने की जो प्रमुख संस्थाएं थी, उन 3 प्रमुख बड़ी संस्थाओं में से मदरसा एक संस्था थी। मदरसे थे, टोल थे, इसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, और पाठशालाएं थी, इनमें भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। और उस वक्त 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में मदरसों का जो पाठ्यक्रम था, जब मैंने उसके ऊपर नजर डाली, इसके ऊपर तमाम विद्वत्तापूर्ण काम हो चुका है, जब मैंने उसके ऊपर नजर डाली तब मुझे पता चला कि वो तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का पाठ्यक्रम था। उसके अंदर तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था, नीति शास्त्र पढ़ाया जाता था, और कोई जरूरी नहीं कि वो इस्लामिक ही नीति शास्त्र और तर्कशास्त्र हो। तो बहुत ही बढ़िया किस्म का पाठ्यक्रम था। फिर जब मुझे लगता है कि जब मुसलमानों के हाथ से भारत की सत्ता चली गई और अंग्रेजों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो उनके अंदर शायद इतने आत्मविश्वास का अभाव हो गया, और फिर वो मदरसे लगातार केवल कुरान को हिल कर रटने और याद करने और केवल दीनी शिक्षा के ऊपर ही केंद्रित हो गए, जिसको दुनियावी शिक्षा कहा जाता है, उसका पहलू उसके अंदर से खत्म होता चला गया। मैं समझता हूं कि न केवल उत्तर प्रदेश के मदरसों में
बल्कि सारे हिंदुस्तान के मदरसों का इस दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि उनका पाठ्यक्रम क्या है और उन्हें सुझाव दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम समाज को अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने का संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार का सम्मान करते हुए उनको सुझाव दिया जाना चाहिए कि आप अपने पाठ्यक्रम में किस तरीके से परिवर्तन करें ताकि उसमें से निकलने वाला जो मुसलमान बच्चा है वो एक बेहतरीन नागरिक बन सके। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं उसी सवाल के साथ आपके पास भी आता हूं जो मैंने असादी साहब को पूछा था। पूरी तरह स्पष्ट बात नहीं हो पाई कि ये आदेश सिर्फ इसीलिए राजनीति कह लीजिए, निंदा कह लीजिए का शिकार हो रहा है क्योंकि ये आ रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से, भाजपा की सरकार की तरफ से। अगर ये कहीं और से आया होता, ये केरल में आया होता तो शायद इसको लेकर इतनी बात नहीं हो रही होती। देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहस हम लोग आज आवाज अड्डा जैसे गंभीर शो में क्यों कर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको गंभीरता से सुनना चाहिए सबको जी। वरना पवन राव अम्बेडकर जैसे जो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है जैसे लोग हैं, उनकी बात सुनने पे तो देश कुछ और सोचने लगेगा। आपकी डिबेट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आई स्ट्रांगली कंडेम करते रहिए पवन राव अम्बेडकर, फूट पटांग बात आप करेंगे, उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कुछ भी हो जाए, मुसलमान को आप इस्लाम सिखाएंगे, की बहस में कुछ और बोलेंगे, उसके बाद उम्मीद करेंगे बकवास बातें सुनने के लिए नहीं आए। अच्छा पवन जी सुन, आपकी बकवास बातें सुनने के लिए नहीं आए। पढ़िए लिखिए आप उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी। अच्छा पवन जी, उन्हें बात तो पूरी कर लेने दीजिए, फिर बहस में उलझ जाएगी। बात पूरी कर लेने दीजिए, इसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। करिए पढ़ाई लिखाई, आइए बात करिए ना, मैं बात करने के लिए बताइए ना, ये प्रोफेसर साहब है, किस बात की असादी साहब अम्बेडकर साहब, एक मिनट उनको सुन तो लेते हैं, उन्होंने सबको सुना। आखिरी में मैं उनके पास गया तो उनकी बात तो सुने। मैं इनकी यहाँ बकवास सुनने नहीं आया हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहावत कही। आप कर रहे हैं। मैं एक कहावत को उल्टा कह दूं, वो कहावत उल्टी कह दूं, उन्हें आप जी बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। नहीं, इनकी आवाज थोड़ा धीमी कीजिए, नहीं तो बहुत बेवजह की बात करते हैं, फालतू की बात। अम्बेडकर साहब आपके पास भी आऊंगा, सादी साहब आपके पास भी आऊंगा और आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा जी। तो इनकी आवाज से तेज आवाज है मेरी, अभी बोल नहीं पाएंगे, इस स्थिति में है नहीं, तो इसलिए कृपा करके शांत रहें। इनके समय में कोई बोला नहीं था, तो ये आसादी और अम्बेडकर दोनों शांत रहे थोड़ा सा। जब मैंने कहा कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, इसका मतलब जिसको कोई नई चीज मिलती है ना तो वो ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजना, ये मुहावरा है, ढेर सारे ऐसे मुहावरे हैं और इस देश में लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें, इसमें बात करते हैं लोग, तो लोक समृद्ध होता है। लेकिन लोक समृद्ध कैसे होगा अगर देश के मुसलमानों को उनके अपने लोक से काट कर, और जो अभय जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं उसको शब्दशः फिर से दोहरा रहा हूं कि झूलते हुए वो कुरान याद करते रहते हैं और कहते हैं मदरसे की पढ़ाई हो रही। ये बहुत बड़ी बात है। क्या किसी देश में अगर आपको इतने अधिकार मिले, ये कहकर कि अल्पसंख्यक हैं, अब वो अल्पसंख्यक को क्यों अधिकार मिलना चाहिए, अलग से शिक्षा संस्थानों के लिए दूसरों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, वो बहस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी, वहां तय हो। लेकिन जब मैं मदरसा बोर्ड का जो ये सर्वे है उसको मैं देख रहा था और बहुत ध्यान से मैंने देखा कि आखिर है क्या, तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, इसके जो मानक हैं, इसकी जो शर्तें हैं, यानी बच्चे को दूसरे विद्यालयों की तरह क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वहां जो अध्यापक हैं वो इतने योग्य हैं कि सभी विषयों की पढ़ाई करा सके, क्या वो इस काबिल है कि बच्चों को तैयार कर सके कि जब वो मदरसे से बाहर जाएं तो वो उसी तरह से खड़े हो जैसे दूसरे स्कूल का विद्यालय का बच्चा निकला हुआ है। लेकिन चूंकि यहां मुसलमान जुड़ा था, मदरसा जुड़ा था, योगी आदित्यनाथ जुड़ा था, तो ओवैसी को कूदना था, और जैसे ओवैसी कूदे तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाने वालों की जमात दौड़ पड़ी। इनको ये भी बेसिक्स नहीं पता है कि देश के किसी भी विद्यालय में कोई भी जिला विद्यालय निरीक्षक कभी भी सर्वे कर सकता है। इनको यह भी नहीं पता है कि अगर किसी बोर्ड से कोई विद्यालय मान्यता लेता है
तो उसके अधिकारी किसी भी समय आकर औचक निरीक्षण करते हैं और विद्यालय ये सवाल तो पूछता ही नहीं कि हमारा हिंदू इंस्टीट्यूशन है, हमारा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है, हमारा मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, हमारा सिख इंस्टीट्यूशन है। लेकिन चूंकि ये मुसलमान और मदरसा के नाम पर इस देश में राजनीति करके गरीब मुसलमान बच्चों को, वो जो अभय जी ने बताया, बस वहीं तक सीमित रखना है, इसलिए ये सब हो रहा है तमाशा जी। और अगर उसके आगे जाएंगे तो अगर कहीं किसी मदरसे में डिमोलिशन हुआ, कोई मदरसा ध्वस्त किया गया, क्या इसलिए ध्वस्त किया गया क्या कि वो मदरसा था? नहीं, इसलिए ध्वस्त किया गया कि वहां जो लोग थे उनके अलकायदा से लिंक थे। इस सर्वे में एक बात और शामिल है और छिपी नहीं हुई है, सामने लिखी हुई है। वो लिखी है कि उस संस्था को चलाने वाले लोग कौन है। यानी कोई मदरसा है तो उसको कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है, कोई एनजीओ चला रहा है, कोई समूह चला रहा है, कोई व्यक्ति चला रहा है, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें एक बात कोई बताए, लेकिन कमाल की बात कि उस पर किसी ने बात नहीं की, न आसादी साहब ने बात की, न पवन राव अंबेडकर ने बात की। उसकी बजाय वो जाने कौन सी बात जो इनके दिमाग में गंदगी भरी थी वो सब उलट दिया यहां, और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस सर्वे में कहीं कोई है जो कमर अली बता चुके हैं। ठीक है, मैं आसादी साहब और पवन साहब दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन पहले पवन साहब के पास जाता हूं। जी पवन जी। भट्ट साहब, मैं शांतिपूर्वक एक एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ। शांति, बिल्कुल बिल्कुल अनइंटरप्टेड। ठीक, बोलिए। अभय साहब ने 2 बिंदु उठाए, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो सरकार है, सरकार का उद्देश्य क्या है। सरकार ने कोई भी ऐसे बिंदु जारी नहीं किए गए हैं सरकार के द्वारा जिस पर ये चीज निकल करके आए किन किन बिंदुओं का सर्वे करना। पहली बात, अगर आपके पास अगर कोई नोटिफिकेशन है तो आप मुझे दिखा दीजिए, मैंने पूरी जानकारी हासिल कर ली है। किसी भी तरह का कोई ऐसा नोटिफिकेशन में पॉइंट नहीं आया जिसमें किन बिंदुओं के आधार पर सर्वे किया जाएगा और उन सर्वे के आधार पर किस तरह से आगे के चैलेंज। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है? पहले आप सुन तो लीजिए, पूरी बात बीच में कनेक्ट। मैं आ रहा हूँ, अरे मैं आ रहा हूँ, बीच में जोड़ दिया ना आपने। बात सुन रही हो, जान ले कि आप सही नहीं जानते, आप अरे मैं हम सब मान लेंगे, बताइए। मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, आ रहा हूँ। पहली चीज तो ये है। दूसरी बिंदु ये आप बता रहे हैं कि बता दीजिए ना, जो आपने कहा कि कोई और पढ़ा नहीं, आप पढ़े तो बता दीजिए। हाँ, तो सुनिए, लिखा है उसमें, लिखा है कि मदरसा ध्वस्त करना है, डिमोलिश करना है। पहले सुन तो लीजिए, पहले सुनिए। जब नोटिफिकेशन में बिंदु ही नहीं है तो वो एप्रीहेंशन क्रिएट करता है कि सरकार। नोटिफिकेशन पढ़िए ना पवन राव जी, आपने कहा मैं अच्छा चलिए, मैं यहाँ पर मदरसा शिक्षा परिषद के कमर अली साहब बैठे हैं। भट्ट साहब, मैं 2 मिनट का समय, सिर्फ 1 मिनट आप मेरे सुनिए। झूठ मत बोलिएगा आप, झूठ नहीं, झूठ मत बोलिएगा। ठीक है, हर्ष जी बोलने दीजिए, एक बार सुन लेते हैं उनको। हर्ष जी, हाँ बोलिए। 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड आप सुन लीजिए। जिन मदरसों को लेकर के बात हो रही है, आर्टिकल 30 उन मदरसों के लेकर के क्या कहता है कि रिलीजियस ग्रुप्स किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 20 पहले, अरे मैं आ रहा हूँ आप देखिए, आपके पास ज्ञान बहुत है, आप समय खराब कर रहे हैं, आप समय। हर्ष जी ठीक है, सुन लेते हैं हर्ष जी, उनको सुन लेते हैं। नहीं होगा तो अभी 30 सेकंड में पता लग जाएगा ना। बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक। अरे हर्ष जी, आप समय खराब कर रहे हैं, आप समय। मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद ही उनसे आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं बता पाएंगे तो। अरे अली साहब तैयार रहिएगा। हाँ बोलिए पवन जी बोलिए। आप ये समय खराब कर रहे हैं, बोलिए। आज के तो बता दीजिए, समय मत खराब कीजिए। आप सुन लीजिए, डिबेट का समय। हर्ष जी सुन लेते हैं 30 सेकंड के लिए सुन लेते हैं। हर्ष जी शांत, बताइए कि क्या लिखा है। आप यस, मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी तरह से कोई भी इंस्टीट्यूट अगर रिलीजियसली डेवलप किया गया, इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया है, तो गवर्नमेंट बिना एक्ट के, बिना लॉ के उसका जो है सर्वे नहीं करा सकता, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर एस्टेब्लिश किए गए हैं। मदरसा बोर्ड एजुकेशन जो 16,000 से ज्यादा मदरसे एस्टेब्लिश किए गए हैं, उनके राइट्स हैं गवर्नमेंट के पास, उनका सर्वे वो करा सकती है। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड सर्वे जो कहा जा रहा है मदरसों का, उनका कराने का कोई राइट नहीं है, कोई कानून नहीं बना है। अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा वेद पाठशालाएं हैं, इनका भी सर्वे कराए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से बहुत बड़े आतंकवाद पैदा हो रहे हैं। मैं कैसी बातें कर रहे हैं आप। खैर कमर अली साहब, अच्छा ठीक है, सुन लिया आपकी बात मैंने। नहीं ये थोड़ी बात अजीब हो गई।
कमर अली साहब, क्या कोई सर्वे के आधार नहीं है, क्योंकि आप तक तो सारी चीजें पहुंची होंगी। एक मिनट सुन लेते हैं। पवन साहब, आपने अभी कुछ बात ऐसी की कि ऐसा लग रहा है कि उसके आगे क्या सुने। आप सबसे गुजारिश है कि आप आराम से, मैंने आपकी बातों को आराम से सुना, मेरी बात को भी आप आराम से सुने। सन 1951 में पहली जनगणना हुई। सन 1951 में तो आप कह सकते थे कि जनगणना नहीं होना चाहिए था। उस जनगणना में 11.9 मुसलमान की आबादी थी, 11.9, इस बात को गौर करिएगा। और उसमें 80% मुस्लिम पढ़े लिखे थे, 50% सरकारी सर्विस में थे। उनका स्तर कांग्रेस ने गिराती गई, स्तर गिराती गई, और उसके बाद एक सच्चर कमेटी बनाती है, उसमें दर्शाती है कि मुसलमानों की स्थिति जो है वो दलितों से बदतर है। कोई आर्टिकल फिर ओवैसी साहब को याद नहीं आया था, किसी पार्टियों को याद नहीं आया था, कौन ऐसा रहबर बन के खड़ा हुआ था मुसलमानों के लिए? ठीक है, वो बात सही है। मुझे बताइए कि क्या बिंदु में अस्पष्टता है कि सर्वे का आधार आपको भी नहीं पता है? मेरी बात पूरे होने दीजिए, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। कोई मुसलमानों के लिए क्या आगे बढ़ के आया? नहीं आगे बढ़ के आया। नहीं, वो मैं सब समझ गया सर, लेकिन जो बिंदु है जिस पे इतनी बात हो रही है कि क्या आपके पास पॉइंट है? उनकी स्थिति दलित से बुरी होती गई, क्या किसी ने गौर किया? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने आज जो पहल करी है, मुसलमानों की भलाई के लिए पहल करी है, उनको मुख्यधारा में लाने की करी है। ये सब चाहते हैं, जो हल्ला कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान का इस देश का हमेशा क्या पंचर बनाए? नहीं, ये अली साहब, कमर अली साहब, कोई नहीं ये चाहता। नहीं, ये बात मैं समझ गया, लेकिन जिस बात पे बहस आके अटक गई, बात सुनिए, ये सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, एक बात समझिएगा। अरे वो सब समझा हुआ। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे बताइए कि जो नोटिफिकेशन आपके पास आया है उसमें चीजों की स्पष्टता है कि नहीं है? देखिए, हमारे पास बाल आयोग की बात जब आई थी तो बाल आयोग ने जनवरी में हमारे पास भेजा था। जब हमारे पास आया तो हमने 24 मार्च को, इस बात को, तारीख को याद कर लीजिए आप, 24 मार्च को मदरसा बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें 4 मेंबर हैं, एक चेयरमैन है, रजिस्ट्रार बैठे। उसमें आदेश ये हुआ कि एक सर्वे हो जाता है, उस सर्वे में हम ये देख लेते हैं उन बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, बच्चों को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। गॉट योर पॉइंट, क्लियर हो गया। नहीं है, ठीक है सर। पवन जी, एनसीईआरटी की बुकें लागू कहां पर? पवन जी, मिल गया आपको जवाब? एक मिनट सुनिए, तो अगर सुधार की गुंजाइश है, अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर गुंजाइश की जहां जरूरत है वो मेरी गवर्नमेंट बिल्कुल करेगी। ठीक है कमर साहब, क्योंकि नहीं, बहुत सारे बिंदु है, बहुत सारे मेहमान, गॉट योर पॉइंट। अब पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो बहस थोड़ी हो पाएगी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने संबोधन में एमयू को संबोधन किया, एमयू में, तो उन्होंने कहा कि एमयू का जो ब्रांड है पूरी दुनिया में नाम रोशन करता है। आज फख्र से चलिए ठीक है पवन जी, क्विकली। ओके अली साहब, हो गया। मुझे आपसे जो पूछना था बात आपने बताई, फिर आऊंगा आपके पास। पवन जी, अब तो स्पष्ट है, अब तो साफ है। बिल्कुल, यस। मैं कहना चाह रहा हूँ, कमर साहब बड़ी भावनात्मक बातें कर। अरे वो छोड़ दीजिए, अब आप वो भाव नहीं। उन्होंने जो 5 पंक्तियां बोली कि ये चीजें हुई, बच्चे क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, खाना क्या खाएंगे, क्लियर है? यस, मैं यही कहना चाह, जिन मदरसों की बात कही जा रही है उसमें किसी भी तरह का कोर्स ऑफ स्टडी की बात नहीं है। वो रिलीजियस स्टडीज है, जैसे वेद पाठशालाओं में होती है, अन्य गुरुकुल में होती है, अन्य विश्वविद्यालयों में होती है। हम कमर साहब को इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि आप उन मदरसों को अन्य कोर्स ऑफ स्टडीज के एजुकेशन इंस्टीट्यूट से क्यों जोड़ रहे हैं? वो इंस्टीट्यूट आप जो चेक कराना चाहते सर्वे के बेसिस पर, आपके पास कोई आधार नहीं है, और उन सर्वे रिपोर्ट्स का आप कहां इस्तेमाल करेंगे? ये बहुत ही सस्पिशन का मामला है, बहुत ही एप्रीहेंशन क्रिएट करता है। शिवम त्यागी, अब इस बात को मैं कैसे समझूं कि ये कह रहे हैं कि, हाँ मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन इस बात को मैं कैसे समझूं कि जो ये कह रहे हैं कि एक अप्रीहेंशन का मामला है। अब ये बात भी सामने आ गई कि वो क्यों कराया जा रहा है सर्वे, बच्चों के हिसाब से क्या देखा जाएगा उसमें, लेकिन अगर फिर भी अप्रीहेंशन निकल के आते हैं तो फिर इसे क्या माना जाए? देखिए विपिन जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मुझे बोलना है, इसको कुछ नहीं माना जाना चाहिए, इसको
असदुद्दीन ओवैसी की विभाजनकारी राजनीति माना चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ हर चीज में मुस्लिमों को नीचे ही रखना है, डिप्राइव्ड ही रखना है, बर्बाद ही रखना है, उनको नहीं बढ़ने देना है, उनको अपना वोट बैंक बताना है, उनको कहना है कि तुम दूसरे तबके के लोग हो इस देश में, इसीलिए तुम्हारा कुछ सुना नहीं जाता, इसीलिए तुम्हें पढ़ाया नहीं जाता। बात करते हैं खड़े होकर अपने आप बैरिस्टर होने की और बढ़कर आते हैं लंदन से, और यहाँ के बच्चे का अगर मदरसा भी आज ठीक करने की बात की, ये कौन सी बातें कर रहे हैं? प्लीज हर बार नहीं बोलना है ना अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी हर बार बीच में नहीं बोलना है, उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। अम्बेडकर साहब आप भी बोल रहे थे, क्या तरीका है इनका? सुन लीजिए, हर किसी के बीच में। अरे मेरे पास समय बहुत कम है, अरे समय कम है सर, बोलिए, आप बोलिए, ऑडियो डाउन उनका, आप बोलिए। थैंक यू। उनको सिर्फ यही करना है, दैट्स इट। दूसरी बात यह है, मदरसे इस देश के बेहतर होने चाहिए, मुस्लिमों को शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, सबको शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा गया कि दलितों से भी बुरा हाल है, तो आपने उनके लिए क्या किया, आप खुद भी बता देते, बेहतर रहता। तीसरी बात यह है, इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा विषय रहा है। यदा कदा ये सिचुएशंस लगातार स्टैब्लिश हुई हैं कि कहीं ना कहीं इस देश में इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जितनी भी जगह तमाम इस तरह के थ्रेट्स उठे, उनके लिंक्स इस तरह से पाए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस्लाम के जानकार मोहम्मद आरिफ खुद बताते हैं कि किस तरीके से देवबंद में चीजों को पढ़ाया जाता है। अब एक चीज बताइए, अगर इस देश को लेकर, मैंने पहले भी कहा, ये बार बार आर्टिकल्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कोई भी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के इस देश में सरकार को अगर कुछ भी दिक्कत या थ्रेट आती है उसके अगेंस्ट जाने से नहीं रोकता है। सो कृपया करके इस चीज को भी हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया जाना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मुस्लिम पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, तो कम से कम अपनी रहनुमाई करने के लिए पढ़ लिख कर खुद डिबेट पर बैठेंगे। उनके लिए पवन राव अंबेडकर को अलग से उठाकर लाना नहीं पड़ेगा, जहां पर पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो। तो उसके लिए एक अच्छा बेहतरीन पढ़ा लिखा भी आ सकता है। सिर्फ अकेले बैरिस्टर ओवैसी जी नहीं रहेंगे, बच्चे भी पढ़ने के हक। ठीक है, एक छोटा, ठीक है शिवम त्यागी, यहाँ एक छोटा ब्रेक लेता हूं, बहुत ही छोटा ब्रेक के बाद इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि ये सिर्फ एक अप्रिहेंशन है, सिर्फ ये डर है, क्योंकि ये आदेश एक ऐसी सरकार की तरफ से आ रहा है जिसके मुख्यमंत्री या तो भाजपा से आते हैं या उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। और दूसरी बात कि अगर ये सर्वे हो भी जाता है तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सर्वे को लेकर हम पहले से मन में ये लगा लेंगे कि ये इसको लेकर कुछ छुपी हुई बातें हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी की भी जो बात उठा रहे हैं, भले ही वो शिवम त्यागी उठाएं या कोई और उठाएं, ऐसा नहीं है कि उससे आप मुंह मोड़ के खड़े रहेंगे। वो ऑन द फैक्ट्स, ऑन द पेपर है, इसलिए उसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कार्रवाई ऐसी हो कि वैसी हो, वो अलग बात होती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या? एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। तो मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए, जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी, यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस मिशन की लाइफ 2 साल रहने वाली थी, यानी इसके साथ जो ऑर्बिटर पहुंच रहा था चंद्रमा की कक्षा में, वो 2 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगाकर धरती पर कुछ अहम जानकारियां भेजने वाला था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज करने वाला हमारा चंद्रयान
वन ही था। तो ये पूरा मिशन बड़ा एक्साइटिंग था, एक ही बार में सफलता यहाँ मिल रही थी। और जिस रॉकेट में सफर पूरा गया वो था PSLV XL C11 और खर्च देके महज 386 आएंगे, क्योंकि दूसरे भाग में समय रहता है थोड़ा कम। अभय साहब, अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी की भी, क्योंकि ये भी एक ऐसा विषय है जिसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, और तमाम रिपोर्ट्स या पिछली तमाम जो भी हम अगर इतिहास देख लें और साल दर साल जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से इंटरनल सिक्योरिटी के हों, जब CIDs के हों, पुलिस के हों, वहाँ पर मदरसों के लिंक निकलते रहे हैं। इसलिए क्या देश की सरकार को, मैं सर्वे से थोड़ा अलग हट के सवाल पूछ रहा हूँ, ये जानने का अधिकार नहीं है कि किस मदरसे में क्या चल रहा है, क्या वो सिर्फ आर्टिकल 30 के नाम पे उससे दूर रहेगा, किस मदरसे में क्या चल रहा है, कहाँ से फंडिंग आती है, वहाँ पढ़ाई हो रही है, कुछ और हो रहा है, किसी और तरह की गतिविधि हो रही है, क्या ये जानना गलत है? आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है और उससे संबंधित कोई सवालिया निशान है तो सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को उनकी जांच करने का पूरा अधिकार है। वो मदरसा हो या किसी ईसाई द्वारा चलाया गया स्कूल हो या खालसा पंथ द्वारा चलाया गया कॉलेज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई हिंदू संगठन द्वारा चलाया गया कॉलेज क्यों ना हो, इससे वो तो सरकार उसकी जांच करेगी। सरकार को उसकी जांच करने से न कोई रोक सकता है और न किसी को रोकना चाहिए उसकी जांच करने को। मेरा कहना है कि अगर इस सर्वेक्षण के मैंडेट में ये भी शामिल है, आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न भी शामिल है, तो उसमें मैंडेट में स्पष्ट होना चाहिए कि भाई इसके अंदर आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न भी शामिल है। अब मैं आपको जरा इस बहस से थोड़ा हटके कहूंगा, मैं आपके सामने जो हिंदी बोल रहा हूं उसकी बुनियाद मेरे हिंदी के अध्यापक मेहराब अली ने डाली थी। मैं थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी जानता हूं उसकी बुनियाद मेरे अध्यापक बृजगोपाल वाजपेयी ने डाली थी, और ये दोनों हाफिज मोहम्मद सिद्दीक इस्लामिया कॉलेज के अध्यापक थे। मैं वहीं का छात्र रहा हूं। ये वही कॉलेज है जहां जाकिर हुसैन साहब पढ़े थे, ये वही कॉलेज है जहां पर मुगल आजम बनाने वाले के आसिफ की पढ़ाई हुई थी, और ये हमारे शहर का सबसे उम्दा कॉलेज था। हर पेरेंट, हर माता पिता, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसकी कोशिश होती थी कि वो इस्लामिया कॉलेज में पहले अपने बच्चे को दाखिल कराए। जब इस्लामिया कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता था तब वो सनातन धर्म कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में जाते थे। इतनी प्रतिष्ठा थी इस कॉलेज की। इसके प्रिंसिपल थे अमानुल्लाह खान शेरवानी, और मैं इन सबको बड़ी मोहब्बत के साथ याद करता हूं। लेकिन क्या मैं इसी के साथ सवाल उठाऊंगा कि क्या जो मुस्लिम इलीट है, मुसलमानों का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो अपने बच्चे को मदरसे में भेजता है? वो अपने बच्चे को मदरसे में नहीं भेजता, वो अपने बच्चे को मॉडर्न स्कूल में भेजता है, वो अपने बच्चे को सरदार पटेल स्कूल में भेजता है। तो ये जो समस्या है मुस्लिम समाज और उसकी शिक्षा संस्थाओं की, जिन्हें चलाने का उन्हें संवैधानिक अधिकार है, मैं ये मानता हूं, इस समस्या को भी मुस्लिम समाज को संबोधित करना चाहिए। जब तक वो इस समस्या को संबोधित नहीं करेंगे कि मुस्लिम एलीट के बच्चे तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे या दूसरे और बेहतर स्कूलों में पढ़ेंगे, अगर वो लोग सरकारी नौकरी में हैं तो वो केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ेंगे जी। और मुस्लिम समाज और के निचले तबके के जो बच्चे हैं वो सब मदरसों में जाएंगे या कहीं नहीं जाएंगे। तो ये जो समस्या है, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मदरसों का जो अस्तित्व है वो कुछ ना कुछ समस्याग्रस्त रहेगा और उसके साथ तरह तरह के विवाद जुड़े रहेंगे। ठीक, असादी साहब, अगर मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होता है, वहां पर अच्छी शिक्षा की कोशिश की जाती है, वहां के बच्चों को, वहां के छात्रों को एक बेहतर माहौल देने की कोशिश होती है, तो क्या ये गलत है? मैं भट्ट साहब समझ में नहीं आ रहा डिबेट की और किस तरह बात करूं मैं। अगर याद दिलाऊं जामिया मिलिया इस्लामिया को, याद दिलाऊं दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज को, जो एंग्लो अरबिक मोहम्मदन स्कूल हुआ करता था, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बच्चे पढ़ा करते थे। उस वक्त ये दंगा आई, कहाँ सो रहे थे, क्यों इन्होंने उस वक्त ये उधम नहीं मचाया? ये हमारे मदरसे गाजिउद्दीन के, जहाँ हिंदू मुसलमान सब पढ़ते थे अजमेरी गेट पे, जिसको आज मशहूर दिल्ली कॉलेज कहा जाता है, जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसको गांधी जी ने, शेखुल हिंद ने, मौलाना महमूदुल हसन साहब ने, जिनके नाम से मदरसा आसाम में ढाया गया है। ये अनएडेड मदरसों की बात हो रही है जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ, मुझे सुनने तो दीजिए ना। अब मुझे क्षमता रखिए, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ वो मदरसे जो गरीब लोग चलाते हैं, उसमें अपना योगदान देते हैं। हुकूमत को क्या दिलचस्पी है उसके अंदर हस्तक्षेप करने की? क्या ज़रूरत है इंक्वायरी करने की? अगर कोई वाक़तन उग्रवादी आया है, दाखिला हुआ है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मुसलमान उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा।
जब हमारे आसाम के अंदर असादी साहब यहाँ पर दो चीजें हैं, साथ हुए तो हमारा चिल्लाना। असादी साहब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो अगर कोई आतंकवादी गतिविधि या उससे लिप्त, वो तो एक अलग बात हो गई, उस पर कार्रवाई होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर उन संस्थाओं को सरकार देख रही है और उनके बेटरमेंट की बात कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हुकूमत अपने निसाब के मुताबिक, अपने एजुकेशन निसाब के मुताबिक मदरसे चला रही है, आज तक मुसलमानों ने इतराज नहीं करा। लेकिन जो प्राइवेट तौर पर मदरसे चल रहे हैं उसके अंदर क्यों आप नहीं तो क्या दिक्कत है अगर उनकी भी बात कर ली जाए, अगर उन्हें भी देख लिया जाए, अगर उन्हें भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए तो क्या दिक्कत है सर? नहीं, सबको एक नजर से देखा जाए ना, गुरुकुल को भी देखा जाए, उनको क्यों अलग किया जा रहा है? ये सबकी एक बात होनी चाहिए। जितने इंस्टीट्यूट चलते हैं, चाहे वो हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, सिखों के हो, ईसाइयों के हो, मशीनरी के हो, सब पर होना चाहिए लागू। ये मदरसा बोर्ड बनाकर ये ढोंग रचाने की जो साजिश की गई तो सब पे लागू होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस देश में तो परंपरा शुरू से पड़ गई ना कि एक धर्म समुदाय को अलग रखा गया, कानून अलग बनाया गया, सब कुछ अलग दिया गया। अब जब लाने की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं कि सबके साथ लाइए, दो तरफा बात हो गई सर। तो देखो संविधान में कुछ देखिए बड़ साहब, सुनिए मेरी बात, कुछ धाराओं में हमें जो है फैसिलिटीज मिली हुई है, लेकिन उसका इस तरह कत्ल किया जा रहा है, इस तरह उसको नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, हम उसको समझने की क्षमता हम खोते जा रहे हैं। आप समझिए भट्ट साहब मैं कहाँ बोल रहा हूँ। आप हमारे मदरसों पर जो ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या ये जो डर है ये वाजिब है या बेवाजिब है, गैर वाजिब है, क्या कहेंगे? देखिए विपिन जी, मैं कुल 30 सेकंड लूंगा, आप चाहे तो टाइमर चला दीजिए जी। डिबेट में कुल 6 लोग हैं, अभय जी हो, मैं हूं, शिवम हो या कमर अली हो। ये साफ कह रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई बच्चा हो, वो ऐसी शिक्षा ले कि दुनिया में आगे बढ़ सके। ये अलीमुद्दीन असादी और पवन राव अंबेडकर, अलीमुद्दीन असादी कह रहे हैं कि हमारे जो जिनको कोई नहीं जानता कि वो कहां से संबद्ध है, उन मदरसों को कैसे आप उनको क्यों छुएंगे? और पवन राव अंबेडकर, ये हिंदू हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं वो कुछ गुरुकुल खोज के लाए हैं। अगर कोई ऐसी इनके पास प्रमाणिक जानकारी हो, लेकिन ये हर बहस में यही करते हैं। तो दरअसल ये बहुत स्पष्ट है। इस देश में जैसे ये कहा जाता है कि मुसलमान इस बात पर एतराज करता है, भाई क्यों एतराज करते हो? मुसलमान होने के नाते भारत के नागरिक होने की तरह बात क्यों नहीं कर पाते हो? और मुझे लगता है कि मूल प्रश्न यहीं आके खड़ा होता है, हर मुसलमान बच्चे को शिक्षा का अधिकार उसी तरह से है जैसे हमारे आपके बच्चों को है, जैसे देश के हर बच्चों को है। लेकिन इसमें अलीमुद्दीन असादी और पवन राव अंबेडकर जैसे लोग बाधा हैं। स्तरहीन राजनीति, सांप्रदायिक सोच, विभाजनकारी कोशिश। और देखिए वो कह रहे हैं कि हमारे मदरसों को छुओ, चाहे जो करें। ये असादी जी क्या करना चाह रहे हैं? छुओ नहीं, क्या करना चाह रहे हैं? यही वो राष्ट्रीय सुरक्षा। आप हमको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आप हमको। ठीक है, अब मेरे पास समय कम रहेगा। शिवम त्यागी, मैं आ रहा हूं। पवन और असादी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। शिवम त्यागी साहब, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। भट्ट साहब नहीं, सर ये लगातार बोलते रहेंगे, आपको मुझे साइलेंट करना पड़ेगा। प्लीज विपिन जी आपके पास भी आ रहा हूं, बिल्कुल आप ही की बात सुनूंगा। विपिन जी प्लीज बोलने का मौका दीजिए जी। हाँ, थैंक यू। देखिए एक चीज मैं कह देता हूं अलीमुद्दीन को भी और पवन राव को भी, और सबको कहना चाहता हूं कि सुनिए, ये जो बार बार जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर रहे हो, तमाम जगह की बात करो, मैं आपको और आगे बढ़ के एक एग्जांपल देता हूं। देश के पहले राष्ट्रपति भी ऐसा कहा जाता है कि मदरसे में पढ़े हैं। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं इस बात को सर, क्यों फालतू में कॉलेजेस और इन सबको लेकर आते हो कि वो उन्होंने अच्छा काम किया। मैं आपसे आपकी राष्ट्रभक्ति का सबूत नहीं मांग रहा हूं, नहीं चाहिए, मैं मान रहा हूं कि आप हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम है, जो खराब है, उनको निकालना पड़ेगा। फिर बीच में शुरू हो गए। अरे पहले 47 से पहले हिंदू मुस्लिम भी पढ़ते थे, हिंदू का भी रेफरेंस है। असादी साहब एक मिनट, हाँ बोलिए शिवम त्यागी। आप लोगों के बीच में जो लोग घुसकर बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, और उस बर्बादी का आनंद असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और अलीमुद्दीन जैसे लोग उठा रहे हैं, उसको नहीं होने दिया जाएगा, उसको नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, देश के बच्चे किसी के भी हो, हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के, पारसी के, जैन के, बौद्ध के। ठीक है, समय कम रह गया। पवन भट्ट साहब 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड। ठीक है, मैं क्वालिटी एजुकेशन की जो बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश में 8,66,361
गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइमरी लेवल पर, उनकी हालत देखिए जाकर के, वहां पर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, मौत की छत के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छी क्वालिटी एजुकेशन करिए। जौनपुर में प्राइमरी पाठशाला में एक टीचर कहता है इन चमारों को हम नहीं पढ़ाएंगे। ये क्वालिटी एजुकेशन। पर पवन साहब ये तर्क नहीं हो सकता ना, आप ये कह रहे हैं कि जाइए और कोई गलत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए कि यहाँ आप जाइए, पहले ये ठीक करके लाइए, पहले ये ठीक करके लाइए और फिर हमें ठीक कीजिएगा, फिर तो ये तर्क थोड़ा ठीक नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन हमने देखी और हम सह रहे हैं, हमारे बच्चे सह रहे हैं। देखिए फिर आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं पवन साहब। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, पहले पड़ोसी के बराबर नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। आपको आप लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप सिर्फ बकवास और बड़ी बातें करते हैं। नहीं पवन साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आपके 10 तरह के एप्रीहेंशन हो सकते हैं, लेकिन जब क्वालिटी एजुकेशन की बात आ रही तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप उसे ठीक कीजिए, उसे ठीक कीजिए और इसे ठीक कीजिए? अगर ये पहले ठीक होता है तो भी क्या दिक्कत है? ये क्वालिटी एजुकेशन मदरसे का सर्वे करा करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? नहीं, आप ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं। आप क्या ये चाहते हैं कि या तो आप वो छोटे एनआरसी वाली बात पे अड़े हुए हैं, आपको उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है? बड़ी बातें मत करिए, सच्चाई इस देश की समझिए किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को डैमेज किया जा रहा है। शिवम त्यागी क्या अपने बच्चे या रिलेटिव को जो है प्राइमरी पाठशाला में? नहीं, अब आप ये अलग जगह ले गए, अब आप ये अलग जगह ले गए, किसी और दिन उस पर बात कर लेंगे। 47 से आज तक रोते रहते हैं। नहीं पवन साहब ये नहीं, ये आप फिर थोड़ा दिशा मोड़ रहे हैं इसके। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये नहीं, वो ये तो फिर वो भी गलत है, ये भी गलत है, ऐसा भी गलत है, वैसा भी गलत है। देखिए समय हो रहा है समाप्त, लेकिन दो बातें हैं, दो चीजें हैं यहां पर। अगर मदरसों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए, भले ये योगी सरकार की तरफ से आया है, अगर इसमें चीजें ऐसी हैं कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कौन सी किताबें पढ़ेंगे, किस तरीके के शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे, उनका खान पान क्या होगा और वहां की स्थिति क्या होगी, तो इसमें कोई बुराई नहीं देखनी चाहिए। आपके एप्रीहेंशंस हो सकते हैं, लेकिन उन एप्रीहेंशंस को अगर हर जगह ला देंगे तो फिर तो यहां पर कभी कोई समाधान निकलने की स्थिति नहीं आएगी और हमेशा हर चीज को या तो उस पर राजनीति होगी या फिर एक वर्ग बोलेगा ये सही है, दूसरा वर्ग बोलेगा वो सही है। और अगर यहां पर मदरसा परिषद भी इसको मान रहा है कि हाँ ये ठीक है और ये चीज होनी चाहिए और उनसे विचार विमर्श करके हुई है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, तो फिर इसको होने देना चाहिए, उसमें एप्रीहेंशन नहीं ढूंढना चाहिए। फिलहाल बहस का समय समाप्त हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या? तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और आईटी की दिग्गज टीसीएस आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिले तारीफ है। करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर टीसीएस का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इशू प्राइस 850 रुपए पर शेयर। आईपीओ का साइज करीब 4713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार होता था, और सब्सक्राइब करीब 7-7.5 गुना ये आईपीओ उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें एचएनआई का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। टीसीएस की जर्नी आपके सामने। 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि टीसीएस किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है। तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने टीसीएस की देखी। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पर रिलायंस पहली है और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो टीसीएस का आता है। निफ्टी 50 के